हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है ये हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या है। यस दोस्तों, हम जब एसआईपी या फिर लमसम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये कन्फ्यूजन्स होती है कि हमें किस टाइप का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या टाइप्स होते हैं। मतलब मैं टैक्स सेविंग के लिए सेव करूँ, या फिर मैं वहाँ पे इनकम मंथली इनकम के लिए वहाँ पे देखूँ, या फिर मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए हाई रिस्क। तो एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे रेज होते हैं दोस्तों। हर बंदे के, हर इन्वेस्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है म्यूचुअल फंड का जो है टाइप सिलेक्ट किया जाता है। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, खास करके जो बंदे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड की जब बात करेंगे हम, तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला डाउट होता है कि मैं म्यूचुअल फंड जो बाय कर रहा हूँ ये लॉकिंग वाला है या फिर फ्री है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे लॉकिंग मतलब क्या, कि मैंने अगर इसको बाय कर लिया तो मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिक्स। लाइक एफडी, मैंने 5 साल की एफडी फिक्स में डाल दी और मुझे तोड़नी नहीं है। या फिर आप पीएफ देख सकते हो, या फिर आप आरडी देख सकते हो जो आप खोलते हो, राइट। तो आरडी जो जैसे आप खोलोगे तो उसका जो टाइमिंग फिक्स होता है, बीच में आप नहीं तोड़ सकते, पे करना पड़ता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जिसे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जो फिक्स उनकी मैच्योरिटीज होती है। ओके, ये मैच्योरिटी डेट पे ही वो वहाँ पे उनको विथ रिटर्न्स आपको पैसा मिलता है दोस्तों। ओके, और इसका वाइस वर्सा जो है वो होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। मतलब आप कभी भी बाय करिए और कभी भी आप रिडीम कर लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में आ गया होगा दोस्तों कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे लिक्विडिटी चाहिए, इमीडिएट मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो मुझे ओपन एंडेड जो है म्यूचुअल फंड को प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज फिर मैं अगर क्लोज एंडेड के लिए जाता हूँ तो फिर ये मेरे लिए पूरी तरीके से फिक्स एक ड्यूरेशन होगा जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट ये लॉक होने वाला है। तो ये खास करके जो है जिसे टैक्स बेनिफिट के लिए देखे जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और क्लोज एंडेड। तो वापस रिपीट करता हूँ, ओपन एंडेड मतलब लिक्विड होता है, कभी भी आप इसको रिडीम कर सकते हो, कभी भी बाय सेल कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड अगर आपने बाय किया तो इसको आपको एक्सपायरी तक रुकना पड़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि मैं किस टाइप का म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ, राइट। तो पहला जो है वो है इक्विटी और ग्रोथ स्कीम, ठीक है। ये इक्विटी और ग्रोथ स्कीम वाला जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, ये सबसे पहला मतलब हाई रिस्की और हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। मतलब आप जब स्कीम सिलेक्ट करने जाते हो तो अगर आप इक्विटी और ग्रोथ अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो समझ जाइए उसमें रिस्क सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है इस स्कीम में, ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें होता है। और इसमें ज़्यादा करके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने के कारण इसको डाइवर्सिफाई भी किया जाता है। तो डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड भी होता है जो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमने निफ्टी 50 के अगर स्टॉक आप देखते हो या निफ्टी 50 का इंडेक्स आप देखते हो, तो वो पूरा डाइवर्सिफाई इंडेक्स है जहाँ पे आईटी, फार्मा, मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस सारे सेक्टर्स है। वैसे यहाँ पे भी दोस्तों इक्विटी फंड जो होते हैं वो भी डाइवर्सिफाई होते हैं अलग अलग सेक्टर में, वो जो है आपके रिस्क डाइवर्सिफाई और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अगर आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड भी करूँगा कि अगर आप नए हो और आपकी एज अगर कम है, यंग हो, आप बिलो 30 मतलब 30-35 के रेंज में अगर आप होते हो, तो फिर आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा कि इस उम्र में आप रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। अगर आप नए मतलब और छोटे हो, 20 अबाउट 25 एज के हो और आपने जस्ट अभी अर्निंग स्टार्ट किया हुआ है, तो आप ये म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ले सकते हो जो आपको 10 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है दोस्त। नेक्स्ट है इसमें ही 3 जो है टाइप्स होते हैं इक्विटी फंड में, वो हम देखेंगे। फिर आगे के अलग अलग टाइप्स के फंड देखेंगे। इसमें इक्विटीज में जो होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक, यस दोस्तों, ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रा हो गया, बैंकिंग। मतलब आप हर सेक्टर के फंड में भी पैसे डाल सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप डाइवर्सिफाई सेक्टर में डालो या डाइवर्सिफाई फंड म्यूचुअल फंड में डालो।
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड मिलेंगे, बैंकिंग के म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिसमें खाली बैंकिंग स्टॉक होते हैं। ओके, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के जो सेगमेंट्स वाले स्टॉक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको, मतलब ये जो इंडेक्सेस है या फिर ये जो सेक्टर, इनके कॉन्स्टिट्यूट वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हाई रिस्क में जाना चाहते हो, तो आप सेक्टर स्पेसिफिक भी कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि भाई बैंकिंग फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ है क्योंकि ये बैकबोन है स्टॉक मार्केट के, तो यहाँ पे आप ज़्यादा निवेश उसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है, इसका बेनिफिट भी एक बताता हूँ। जैसे कि निफ्टी अगर 5% अभी रिटर्न दे रहा है एग्जांपल, और आपका मेटल सेक्टर ने रैली कर दिया जिसमें रिटर्न आ रहा है 20%, तो इस तरीके से होता है कि ये मेटल सेक्टर जो है पूरी तरीके से आउट परफॉर्मर हो गया और निफ्टी यहाँ पे ये रुक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अंडर परफॉर्म भी कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी 5% है और समझो बैंकिंग सेक्टर ये खाली ये निगेटिव -5% चल रहा है, मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप बैंकिंग सेक्टर डिस्काउंट में मिल रहा है, इस तरीके से भी आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये सिलेक्ट करना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक। नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स फंड होता है। ओके, ये इंडेक्स फंड में एज कंपेयर टू आपके जो इक्विटीज होती है उससे थोड़ा सा मीडियम रिस्क होता है, हाई रिस्क वाले ये नहीं होते दोस्तों। क्योंकि ये इंडेक्स फंड में जैसे हमारा निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जैसे स्टॉक ट्रेड करता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ये इंडेक्स में भी अप एंड डाउन्स होते हैं और ये फंड में भी अप एंड डाउन्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि सपोज निफ्टी 50 में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो निफ्टी 50 में अगर मैं 20% जो वेटेज जो है इन्वेस्टमेंट में रिलायंस के ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर रिलायंस टूटता है तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो वैसे ही इंडेक्स फंड भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो वो सेम होता है, जैसे आप बीएसई इंडेक्स में भी डाल दो या फिर निफ्टी इंडेक्स में डाल दो, तो उसका जैसे निफ्टी में इम्पैक्ट आएगा साइमल्टेनियसली आपके ये इंडेक्स फंड में भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए इस पर मीडियम रिस्क एपेटाइट कहा जाता है इसमें, क्योंकि मीडियम रिस्क इसके लिए है क्योंकि डाइवर्सिफाई है इंडेक्स फंड इस तरीके से। तो ये भी आपको काम में आ सकता है। और तीसरा काफ़ी मतलब रिस्क फ्री आप बोल सकते हो, काफ़ी ये मॉडरेट वाला है, जो है टैक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टैक्स सेविंग फंड जिसे ईएलएसएस करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। इसमें लॉकिंग होता है 3 साल के लिए, आपका जो है ये लॉकिंग पीरियड होता है और अंडर 80 के नीचे आपको ये आप मतलब रिबेट ले सकते हो और आपको टैक्स में डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ग्रोथ में जा रहे हो या फिर आप इक्विटी में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको पैसा सेव करना है, टैक्स में बचाना है खास करके, तो आप यहाँ पे टैक्स सेविंग मतलब ईएलएसएस के लिए जा सकते हो। तो ये ईएलएसएस में जो भी आप बाय कर रहे हो तो समझ जाओ ये 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, सिंपल। बाकी जो दूसरे फंड है वो लिक्विड होंगे, उसमें कोई वो ओपन एंडेड है पूरी तरीके से। ये एक ही फंड ऐसा है जो क्लोज एंडेड होगा, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका ये याद रखने का। अभी सेकेंड जो है वो है मनी मार्केट फंड, मतलब लिक्विड फंड जिसे कहा जाता है। अभी लिक्विड फंड मतलब क्या है कि सबसे पहले ये जो फंड होते हैं ये शॉर्ट टर्म डेप इंस्ट्रूमेंट, मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है इसमें, और आपको एक रीजनेबल शॉर्ट टर्म गेन भी वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि जिनकी रिस्क बिल्कुल नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की, तो वो बंदे, वो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा सकते हैं और रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इतना ही है कि रिटर्न कम मिलेगा क्योंकि रिस्क भी वहाँ पे कम है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है, मतलब शॉर्ट टर्म डेट वाले, ये एफडी से अच्छे रिटर्न देते हैं। मतलब आप बैंक में पैसा पड़े रहने से बेटर है कि आप उसमें पैसा डाल दो लिक्विड फंड्स में, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिक्स इनकम वाला, जो हम हमेशा देखते हैं कि मुझे क्या फिक्स इनकम आना चाहिए। तो इसके लिए आपको डेप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे मैंने अभी पहला जो अपना स्लाइड हुआ उसमें भी है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा इससे, क्योंकि इस फंड में जो है दोस्तों मेजोरिटी जो है जो पैसा जो है ये पूरी तरीके से डेप में डाला जाता है, पूरा पैसा डेप में ही जाता है, या फिर फिक्स जो है आपको और इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे रिस्क काफ़ी लो है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि क्रेडिट रिस्क होती है, मतलब अगर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट जाते हैं तो फिर एक रिस्क होगी, हो सकता है बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे घटे, तो फिर आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो डेप फंड है, और जैसे हमने पहले भी देखा, ये पहले वाला फंड जैसे लिक्विड फंड्स जो है देखा हमने, ये शॉर्ट टर्म डेट है,
ये दोनों फंड आपको लो रिस्क वाले, जिसमें आप पैसा डाल के दोस्तों आपका जो है फिक्स इनकम के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेजर यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इक्विटी डेप में कितना फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैलेंस फंड। बैलेंस फंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस फंड ये, जैसे मैंने इक्विटी में पूरा पैसा अगर लगा दिया और मार्केट क्रैश हो गया, तो उस समय मुझे वहाँ पे होल्ड तो करना ही पड़ता है, लेकिन लॉस भी होता है। लेकिन अगर उसी समय अगर बैलेंस फंड में डाल दिया तो, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट गिरता है, एक याद रखिए हमेशा, जब स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो उस समय जो बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स के रेट जो है बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि मार्केट जब क्रैश हुआ था अप्रैल महीने में, तो जो बॉन्ड्स की यील्ड थी, बॉन्ड के जो इंटरेस्ट थे वो बढ़ चुके थे। इसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये चेंज इन एसेट क्लास होता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो डिवाइड की जाती है बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट। ये दो इसमें डिवाइड की जाती है म्यूचुअल फंड की स्कीम, जिसमें हो सकता है आप 50-50 भी डाल सकते हो, 60-40 भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये एक है कि आप बैलेंस करके चल रहे हो, अब बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो एलोकेशन में कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क। तो जो फंड मैनेजर है उसको लगता है कि मार्केट ज़्यादा ही अच्छा है, आउट परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट 60% इक्विटी में डालेगा और 40% यहाँ पे डेब्ट में डालेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो वो पूरा पैसा 60-70% पार्क कर देगा आपका डेब्ट में, और 30% यहाँ पे रहेगा इक्विटी में। तो एज कम्पेयर टू ग्रोथ और इक्विटी जो है, उससे ये मॉडरेट रिस्क वाला रिटर्न इसमें आपको मिलता है, क्योंकि बैलेंस होने के कारण यहाँ पे रिस्क भी उतना आप कम ले रहे हो, तो आपको रिटर्न भी वैसा कम ही मिलने वाला है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है बैलेंस म्यूचुअल फंड। उसके बाद हाइब्रिड और मंथली प्लान पे आएंगे, जो ज़्यादा करके हम इसमें शॉर्ट टर्म गेन कर सकते हैं सालाना। ठीक है, आप इसमें डिविडेंड के लिए भी अच्छा सा रिटर्न ले सकते हो, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड्स है। तो ये देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि आप मंथली इनकम ले सकते हो। जैसे हमने देखा MIP, तो उसमें ये बैलेंस फंड के तरह ही इक्विटी एसेट जो होती है, ठीक है, इक्विटी एसेट कम होती है और बैलेंस जो होता है एज कम्पेयर टू बैलेंस फंड, मतलब इसमें ज़्यादा करके अगर आप कंपेयर करोगे तो डेप में पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स और गारंटेड इनकम मिलता है, वो एक चीज़ वहाँ पे भी है। तो मैं डिविडेंड यहाँ पे नहीं बोलूँगा, डिविडेंड वाला स्कीम थोड़ा अलग काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये वापस वहीं पे जाता है कि दिस फंड सिमिलर टू बैलेंस बॉन्ड फंड, बट द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी एसेट इज लेसर कंपेयर टू बैलेंस फंड। तो बैलेंस फंड में अगर मैं 60% इक्विटी डाल रहा हूँ, 40% डेप्ट है, तो यहाँ पे फिर ये 40% इक्विटी और 60% डेप्ट होगा, क्योंकि मैं फिक्स इनकम प्लान में जा रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया MIP, जहाँ पे आपकी रिस्क होती है लो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्लान में, मतलब देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी सारी है। आप टैक्स सेविंग के लिए भी जा सकते हो, रेगुलर इनकम के लिए जा सकते हो। जैसे अगर आप रिटायर हो रहे हो और आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है, तो आप फिक्स में इनकम प्लान में डाल दो पूरी तरीके से, तो वहाँ पे आपको एक रेगुलर सालाना इनकम आ जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उन्होंने इस तरीके से म्यूचुअल फंड को डिज़ाइन किया दोस्तों। उसके बाद आता है गिल्ड फंड। ये लास्ट वाला म्यूचुअल फंड का टाइप है। गिल्ड मतलब ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसमें निवेश आप जब करोगे, मतलब बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें अगर आप निवेश करते हो तो उसे एक गिल्ड फंड कहा जाता है। ठीक है, टोटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जाते हैं। ओके, तो खास करके उनके पोर्टफोलियो में सारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मतलब ये जो फंड जो बाय करते हैं गिल्ड फंड, टोटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही फंड मैनेजर उसमें ऐड करता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आज आपको ख्याल में आ गया होगा कि अगर मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और रिटर्न भी थोड़ा अच्छे से चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा गिल्ड फंड जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मेरे इन्वेस्टमेंट को सेव करेगा और मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी करेगा। क्योंकि बैलेंस जो मेरा अकाउंट में पड़ा रहेगा बेटर है मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, ये ध्यान रखिए। तो आइडल अगर आपका पैसा सेविंग बैंक में अकाउंट में पड़ा हुआ है तो बेटर आप गिल्ड फंड में लगा दो। ठीक है, उसके बाद मंथली इनकम प्लान देखा हमने, जिसमें ज़्यादा करके पैसे बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इक्विटीज़ में लगाए जाते हैं, MIP जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमने ये भी देखा कि बैलेंस फंड जो है ये आपको जिस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट के साथ अगर इन्वेस्ट करना है कि अभी मार्केट में पोटेंशियल अच्छा है तो इक्विटी में ज़्यादा फंड जाना चाहिए और कम डेप में जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये बैलेंस फंड बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। उसके बाद जो है डेप फंड फिक्स इनकम के लिए डेप म्यूचुअल फंड है, ये बिल्कुल लो रिस्क वाले होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये और गिल्ट फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने देखा होगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर सारी जगह इसका इन्वेस्टमेंट होता है। इनका फिक्स कूपन बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिक्स कूपन मतलब जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स वहाँ पे होता है, लेकिन क्रेडिट रिस्क वहाँ पे होती है, लेकिन गवर्नमेंट के इसमें उतना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद हम देखेंगे, देखा हमने कि मनी मार्केट जो लिक्विड फंड्स होते हैं ये भी डेप वाले ही होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये बड़े बड़े नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद हमने देखा टैक्स सेविंग फंड है जो अपने इक्विटी फंड में आते हैं, जिसे ELSS कहा जाता है। तो टैक्स सेविंग फंड में आप 1.5 लाख तक जो है आपका अंडर ATC आपको छूट मिलती है, आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये इसमें आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने इक्विटी में इंडेक्स फंड देखा जो अलग अलग इंडेक्स से आता है, ठीक है, जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, बैंक इंडेक्स हो गया, तो जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस तरीके से ही आपका ये फंड यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद हमने देखा इक्विटी में जो है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, जिसमें अलग अलग सेक्टर में आप पैसे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इक्विटी ग्रोथ जो है ये टोटली हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला लॉन्ग रन के लिए स्कीम है, जिससे इक्विटी ग्रोथ है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये म्यूचुअल फंड जो है आपको सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड भी हमने देखा, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको जो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो इक्विटी, इक्विटी फोकस, डेप लॉन्ग रन, डेप शॉर्ट टर्म, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग। तो अभी आपको ये वीडियो के बाद तो इतना क्लियर पता चल गया होगा कि अगर आप डायरेक्ट बड़ी ग्रोथ और हाई रिस्क के लिए देख रहे हो तो आपको जैसे टाटा लार्ज कैप है, एडलवाइज लार्ज कैप है, ठीक है। उसके बाद CR ब्लू चिप इक्विटी, ये सब डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड है, मतलब ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इनके परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिए, क्रिसिल का भी रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप डेप में जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टाटा का इनकम वाला जो है टाटा इनकम का फंड है, ठीक है, ये भी डेप का लॉन्ग टर्म वाला फंड है, जिसके रिटर्न आप 5 साल में 8% एवरेज, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। 8, 8, 8.5, 9%, क्योंकि डेप में उतना ही मिलता है रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉप परफॉर्मेंस है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन वापस, अगर आप जैसे दूसरे वेबसाइट जो है आप फंड मैनेजर जो अलग अलग AMCs है उनके वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। ELSS में जैसे जेम टैक्स गेन फंड है, ये भी डायरेक्ट ग्रोथ वाला है, जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाएगा, लेकिन ये 3 साल के लिए ब्लॉक होगा, तो 5 साल में 3 साल में एवरेज रिटर्न 12% है। तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है दोस्तों, 3 साल में मुझे 12% गेन भी हो रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये खास करके मतलब हमें प्रेफर करना चाहिए अगर हम टैक्स सेविंग के लिए भी जा रहे हैं और ग्रोथ के लिए भी जा रहे हैं तो, ओके। तो यहाँ पे आप CR इक्विटी टैक्स में भी देख सकते हो, इसने भी 3 साल में एवरेज 16% रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप मतलब डबल बेनिफिट ले सकते हो अगर आप जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा आप यंग हो, 22 के 25 के ऊपर हो, तो आप डायरेक्टली अपने इक्विटी ग्रोथ में जाना चाहिए, जिसमें 3 साल में एवरेज रिटर्न 10% है, ठीक है, लेकिन 5 साल में 16% है, उससे ज़्यादा भी आपको ग्रोथ मिलेगी, डिपेंड्स अपॉन जो म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप मिड कैप, जैसे मैंने कहा था, देखिए ब्लू चिप्स, लार्ज कैप मिड कैप, वो भी फंड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है मिड कैप में अलग अलग फंड दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे जो है जैसे मैंने सेक्टर स्पेसिफिक कहा था, तो यहाँ पे सेक्टर मिलता है कि चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे सेक्टोरियल है, यहाँ पे कौन सा सेक्टर का है वो हम देखते, कोई फंड हमें दिखता है तो यहाँ पे नहीं तो आपको मिल सकता है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और डायरेक्टली वहाँ पे। यहाँ पे देखिए गिल्ड फंड है, डेफ गिल्ड फंड, जिसमें अच्छा खासा रिटर्न है, 9% रिटर्न है आई थिंक, यस। ये कितने टाइम में है वो देख लेते एक बार। ओके, 3 साल का जो गिल्ड फंड का रिटर्न हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 साल का गिल्ड का 9.5% रिटर्न है, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों, एवरेज रिटर्न नहीं है, ओके। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड का जो पेज है हमारे मनी कंट्रोल पे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, टॉप रैंक फंड में जाइए वहाँ पे,
ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय सबसे पहले ये जान लो कि आपको ओपन एंडेड लेना है या क्लोज एंडेड। ओके, उसके हिसाब से ही आप लीजिए। उसके बाद आपको मंथली एसआईपी करनी है या लमसम करना है, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको आज का वीडियो में मुझे जो आपको मैसेज डिलीवर करना था कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको जो है ये म्यूचुअल फंड के टाइप पता होने चाहिए। डायरेक्ट और रेगुलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट में प्रॉफिट जो है या रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फंड, क्योंकि रेगुलर फंड में जो है कॉस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं और वाया वाया आप वो जाते हो। डायरेक्ट फंड डायरेक्ट कंपनी से आप टाइप करते हो तो थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 महीने में 12.44 रिया रेगुलर ने और 12.78% डायरेक्ट ने दिया है। तो वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बड़ा है नहीं। एक्सपेंसेस आपके कम लगते हैं आप डायरेक्टली अगर म्यूचुअल फंड एएमसी से करते हो तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और आपकी डिमांड क्या है, जो आपको डाउट्स आ रहे हैं या कोई वीडियोस आपको चाहिए, कोई कंसेप्ट के ऊपर, कोई टर्म्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड रहे, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।